and being a daughter, he is my father, Dr. Puran Chand, and he is a senior lawyer of Supreme Court. और मैं इन्हें असिस्ट करती हूँ। बाप बेटी की जोड़ी देखकर बहुत लोगों के कमेंट भी आते हैं और मुझे खुशी होती है। He has done his PhD in Public Administration Law। और इनके बारे में क्या बताऊं, यहाँ बहुत मेंबर्स हैं हमारे जो जानते हैं कि he was only one of the member of drafting committee for memorandum of Prime Minister late Shri Rajiv Gandhi, wherein he was invited in a large-scale meeting held in Vigyan Bhavan, convened by late Shri Ram Vilas Paswan ji. He was Ministry of Social Welfare. During service, he helped the government employees against whom charge sheet were issued and departmental inquiry conducted as defense assistant and was instrument in got them exonerated. I'm sorry. He entered legal profession and practiced lawyer since 2008. He was one of the lawyer in Okhla Enclave Plot Holder Welfare Association versus Union of India in the Honorable Supreme Court, wherein the builder had denied occupancy right to poor buyer who invested their hard-earned money for purchasing the residential plot in Faridabad. The builder was jailed. So please come on this stage. डॉक्टर पूरन चंद जी के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मान सम्मान की बात है कि मैं बेटी होने के नाते उन्हें स्टेज पर बुला रही हूँ। थैंक यू। आदरणीय आज के प्रेसिडेंट साहब, रावल साहब और यूनिवर्सिटीज़ के जाने माने प्रोफेसर्स और दूसरे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और ऑडियंस में बैठे सभी बुद्धिजीवियों को मेरा जय भीम, जय। ये भी मेरे लिए भी प्रिविलेज है कि मैं आज अपनी बेटी को इस स्टेज पर देख रहा हूँ कि जो कभी मैंने कभी नहीं सोचा। अब हम यहाँ एक युग पुरुष बाबा साहब के जन्मदिन को 134वीं जन्म शताब्दी पर इकट्ठे हुए और इस उपलक्ष्य में हम हिंदुस्तानी ही नहीं, इंटरनेशनल के 102 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। डिफरेंट कंट्रीज में इस दिवस को अमेरिका में डे ऑफ एजुकेशन के नाम से मनाते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान बाबा साहब का रहा वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। 20 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा स्टैच्यूज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हैं और ये इंडिया की इस लीडरशिप में ये पहला एक मौका है जब ये सम्मान किसी इंडियन को मिला है। और जहाँ तक उनकी स्टडीज़ का सवाल है, उन्होंने इतना स्टडीज़ किया है, उनके पास 32 डिग्रीज जिसमें 4 PhDs और 9 लैंग्वेजेस के उनके एक प्रोफिशेंसी थी, जिसमें जर्मन, इटली, पर्शियन और संस्कृत शामिल। इनके साथ साथ उन्होंने संस्कृत में जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उनका डीप स्टडी किया और यहाँ देखा कि हमारी जो सोसाइटीज़ में जेनेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है और
उन्होंने धार्मिक किताबों की जो स्टडीज किया उनमें एक लीगल्स इन हिंदुइज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्टिज्म, इनकी बहुत गहराई से स्टडी की और उनकी बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं। उनके जो पब्लिश्ड जो थॉट्स हैं वो उनकी स्पीचेस एंड राइटिंग्स में मौजूद हैं। एवरीबॉडी कैन असेस। डॉक्टर साहब का जो मेन जो हमारी देन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सबसे बड़ा देन, क्योंकि उससे पहले हमारे जो समाज के लोग थे वो दासता की स्थिति में थे। दास को भी थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है, लेकिन हम लोगों को कोई लिबर्टी नहीं थी। इवन सड़कों पर चलना जो है ना मनाही था। और ये नहीं है कि उनको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसे ही बुला लिया गया। He was the most intelligent person at that time. उनके जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उसके साथ जो सात आदमी और भी थे, लेकिन मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि उन सातों में से एक कभी आया ही नहीं। एक बाहर चले गए, दूसरे ने रिजाइन कर दिया, लाइक दैट। और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर साहब के ऊपर आ गई। और ही वाज द ओनली पर्सन इंस्ट्रूमेंटल टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 जो सबसे बड़ा आत्मा है जिसकी, वो आर्टिकल 14 जिसमें हमें सब कुछ मिला है, समानता का अधिकार मिला है, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो इसके इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है वो उसमें भी सेंध लगे गए बैठे हैं। हमारे राइट्स को हमेशा इन्फ्रिंज करते हैं, कभी राइट को दिया नहीं मिला। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहने को है, पर वेयर इज द इक्वलिटी लॉ? आज भी जो है ना बाहर हमारे जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वो सभी को मालूम है। इवन यूपी में तो स्टेट मशीनरी एट्रोसिटीज पे आ गई, जबकि एक हमारी दलित लड़की को जो है ना सरेआम रातों रात जो है जला दिया गया। अगर ये इक्वलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आर्टिकल 16 में उन्होंने हमें रिजर्वेशन का हक दिया, इसलिए ताकि हम अपनी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपनी एंट्री बना सकें, एम्प्लॉयमेंट में एंट्री बना सकें। और उसकी वजह से हमारे कुछ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ फर्क बदलाव आया। और वो बदलाव यहाँ तक है कि हम आज सारे वाइट स्कॉलरशिप में आज यहाँ बैठे। हमारे स्टूडेंट, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही जो है ना हार्ड वर्कर हैं, और इतने हार्ड वर्कर हैं कि किसी भी जो है मेरिट पे जा सकते हैं। लेकिन जैसे पुराने महाभारत में एक कहावत आती है, एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। एकलव्य जो है ना वो एक कमजोर आदमी नहीं था, उसने अपनी परफेक्शन जो है ना अपने आप ही खुद ली थी। लेकिन उसकी परफेक्शन को खत्म करने के लिए द्रोणाचार्य ने बेईमानी की। क्यों? ताकि वो नहीं चाहते थे कि जिन स्टूडेंट्स को उसने पढ़ाया है उससे ज्यादा कोई काबिल हो। और यही हम देखने को मिलता है। मैं एम्स के 20 स्टूडेंट्स को जो है ना रेफर कर सकता हूँ, जिनको 2-3 बार जो है ना लगातार फेल किया गया, लेकिन बाद में जब कोर्ट की इंटरवेंशन हुई तो वही स्टूडेंट्स हर एक एग्जामिनेशन में टॉप करते चले गए। दिस इज द फेट ऑफ आवर सोसाइटी। चाहे हम पीएचडी कर ले,
चाहे जितना मर्जी लिटरेचर पढ़ लें, लेकिन जो मानसिकता है वो हमारे साथ चली जाती है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा प्रोफेसर साहब के उनकी जो आम आदमी की जो मानसिकता है वो स्टिल परसिस्ट की। दे कैरी देयर होम दिस थिंकिंग विद देयर एजुकेशन। उनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी, जो कि प्राइवेट लाइब्रेरी सबसे बड़ी जो है ना मतलब कहा जा सकता है। और उसमें डिफरेंट जो है ना वो सब्जेक्ट किताबें थी। और इसके अलावा जो उन्होंने आर्टिकल लिखे उसकी रिकग्निशन इवन जो है इंटरनेशनल लेवल पे हुई। आज जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीस एंड इट्स डेवलपमेंट ओरिजिन, ये एक सब्जेक्ट उन्होंने जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रखा था, जिसकी वजह से आरबीआई की नींव रखी गई। और मैं ये कहूँ कि आरबीआई को एस्टेब्लिश करने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव। वैसे तो उनके बारे में कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ टाइम की भी कमी है। दूसरे भी वक्ता जो है ना विचार कर रहे हैं, हमें उनको भी सुनने का जरूर है। और अगर कभी ऐसी गैदरिंग हुई तो एक डिबेट के तौर पे हम जरूर आप लोगों के सामने होंगे। जय भीम। कैलाश मैम को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे मोमेंटो देके और प्लांटो देके। कैलाश मैम ये कह रहे हैं ये पहला मौका नहीं है, मैं इनके हाथों से दूसरी बार मोमेंटो ले रहा हूँ, तो ये बड़े प्राउड मोमेंट्स होते हैं। Thanks, sir. Thanks for coming. अब मैं स्टेज पर एक बच्ची है जो बच्ची टीचर है हमारी, तो वो